शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पीआईबी के साथ में पहली न्यूज़ देखेंगे G7 के बारे में। ठीक है, तो G7 का सबसे पहले हम बेसिक ग्राउंड देख रहे हैं। ठीक है, बैकग्राउंड देख रहे हैं, इसकी हिस्ट्री हम देख रहे हैं। 1975 में पहली बार फ्रांस ने होस्ट किया था एक समिट को। ठीक है, एक समिट का आयोजन कराया जाता है फ्रांस के द्वारा 1975 में, जिसके माध्यम से उसने 6 गवर्नमेंट को एक साथ लेके आया था। कौन कौन सी गवर्नमेंट थी वो? फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। कौन कौन थे सबसे शुरू में? सबसे पहले नंबर तो फ्रांस था, जर्मनी था, जापान था, अमेरिका था और ब्रिटेन था। ठीक है, ये 6 कंट्री एक साथ में आए थे। सबसे शुरू में जो G7 था वो G6 के रूप में बना था। 1976 में कनाडा ने ज्वाइन कर लिया था G6 को 1976 में। सो इट वाज स्टार्टेड बीइंग कॉल्ड G7, तभी से इसका नाम पड़ गया था G7। फिर 1998 में रसिया वाज ऑफिशियली इनवाइटेड टू ज्वाइन द ग्रुपिंग इन 1998 समिट। ठीक है, हैंसफोर्थ इट वाज कॉल्ड G8 ग्रुप, और फिर यहाँ से इसका नाम पड़ गया था G8 जब से रसिया इसमें शामिल हुआ 1998 से, है ना। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है हैंसफोर्थ। हैंसफोर्थ का मतलब होता है अब से। अब इसको हम बोलने लगे थे G8 ग्रुप। फिर 2014 में क्या होता है? ठीक है, क्रीमिया में एनेक्सेशन कर लेता है रसिया। एनेक्सेशन मतलब होता है कब्जा कर लेना, राज्यहरण कर लेना। 2014 में द ग्रुप रिमूव्ड रसिया फ्रॉम इट्स मेंबरशिप, सिंस देन इट इज़ कॉल्ड G7 ग्रुपिंग। तब से ही इसको हम G7 ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, G7 का जो समूह होता है वो इनफॉर्मल ब्लॉक माना जाता है एडवांस, डेवलप, इंडस्ट्रियलाइज नेशंस का। ठीक है, एक प्रकार से इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें कि एडवांस कंट्री शामिल हैं, डेवलप्ड कंट्री शामिल हैं और ऐसी कंट्री जो कि इंडस्ट्री के मामले में बहुत आगे हैं। G7 कंट्री की मीटिंग होती है एनुअली, हर साल होती है, ताकि डिस्कस किया जा सके मैटर्स सच एज ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इसके अलावा एनर्जी पॉलिसी एमंग अदर्स। मेंबर कंट्रीज़ के नाम यहाँ पर फिर से बता दिए जाते हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। जर्मनी, जापान, ठीक है, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और कनाडा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द एनुअल मीटिंग। दूसरी बात अच्छी इसमें यह है कि यूरोपियन यूनियन के भी रिप्रेजेंटेटिव इस बैठक में हिस्सा लेते। हेड्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ द G7। ठीक है, G7 में जो हिस्सा लेते हैं कौन? मेंबर तो रहते ही हैं, वहाँ की सरकार है, वहाँ के हेड। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन से भी कुछ लोग यहाँ पर बुलाए जाते हैं। G7 की प्रेसिडेंसी की यदि हम बात करें, प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्षता, है ना, तो G7 प्रेसिडेंसी रोटेट होते रहती है एनुअली एमंग इट्स मेंबर। आज कनाडा में है, कल रसिया, कल अमेरिका में होगी, फिर ब्रिटेन में होगी, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, ऐसे ही घूमती रहती। जर्मनी होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G7 समिट 2022। तो ये तो था G7 के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है न्यूज़ में, यदि हम देखें ना, तो इसमें खाद्य सुरक्षा वर्ड यूज़ किया गया है, जिसको हम इंग्लिश में फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। फूड सिक्योरिटी, ठीक है। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि फूड की सुरक्षा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, ठीक है, उसको सस्ती दर पर खाना अवेलेबल हो, बहुत आसानी से खाना अवेलेबल हो, अनाज अवेलेबल हो। यदि किसी देश की व्यवस्था ऐसी हो पा रही है तो उसका मतलब ये है उस कंट्री में फूड सिक्योरिटी की व्यवस्था है। फूड सिक्योरिटी मतलब खाद्य सुरक्षा। भारत इसके लिए क्या काम करता है? भारत इसके लिए किसानों से अनाज खरीदता है, ठीक है, MSP पर वो किसानों से अनाज खरीदता है। इससे किसानों की आय भी सुनिश्चित हो जाती है। दूसरी बात, इस अनाज को फिर वो गरीबों में बांटता है सोसाइटी के माध्यम से, जिसको हम फेयर एंड सोसाइटी जो रहती है, जहाँ पर आप अपने राशन कार्ड को ले जा करके अनाज खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से भारत अपनी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। तो खाद्य सुरक्षा बढ़ाने
से रिलेटेड भारत की तरफ से क्या ऐसे उपाय किए गए हैं, कौन कौन से मुद्दे उठाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा G7 शिखर सम्मेलन में। तो देखिए, इंडिया का कहना है कि हमने अफगानिस्तान को पिछले कुछ महीने में लगभग 35,000 टन गेहूं को मानवीय सहायता के रूप में दिया है। मतलब सरकार ने उसके लिए कोई भी पैसा नहीं लिया। और अभी वहाँ भारी भूकंप आने के बाद भी भारत राहत सामग्री पहुँचाने वाला सबसे पहला देश था। हमने अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए भी सहायता किया है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा, मतलब न केवल इंडिया अपने देश में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पा रहा है, वहीं जब एक देश दूसरे देश के बारे में भी सोचने लगता है कि वहाँ पर यदि किसी प्रकार का फूड क्राइसिस आया है तो हमको अपने देश से अनाज भेजना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे वैश्विक खाद्य सुरक्षा। हम न केवल हमें अपने देश के बारे में सोचना है, बल्कि दूसरे देशों के बारे में भी हमें सोचना है। इसके लिए नरेंद्र मोदी के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए। पहली बात, हमें फर्टिलाइज़र की उपलब्धि पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि यदि फर्टिलाइज़र किसानों के पास अवेलेबल रहेगा, सस्ते दाम पर अवेलेबल रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा। और वैश्विक स्तर पर फर्टिलाइज़र की वैल्यू चेन को सुचारू रूप से रखना है। हमें भारत में फर्टिलाइज़र के उत्पादन को बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और इसमें G7 देशों का सहयोग भी हमें चाहिए। दूसरी बात, G7 की कंट्री की तुलना में भारत के पास, ठीक है, मैन पावर बहुत ज़्यादा है। हमारे पास लेबर बहुत ज़्यादा, अपार कृषि मैन पावर। भारतीय कृषि कौशल ने G7 के कुछ देशों में चीज़ और ओलिव जैसे पारंपरिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को नया जीवन देने में मदद भी करी है। इसके अलावा जो मोटे अनाज हैं, जैसे कि मक्का हो गया, और भी जो अन्य अनाज इसमें शामिल होते हैं, उनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अगले वर्ष हम मना रहे हैं। इस अवसर पर हमें मिलेट्स जैसे पौष्टिक विकल्प को प्रचलित करने के लिए कैंपेन चलाना जरूरी है। मिलेट्स विश्व में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। ठीक है, और अंत में नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है नेचुरल फार्मिंग रिवॉल्यूशन। ठीक, केमिकल फर्टिलाइज़र का हमें कम से कम यूज़ करना है। क्लाइमेट चेंज को लेकर के भारत किस प्रकार से लड़ाई लड़ रहा है, उस बात का उल्लेख प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ पर उनका कहना है भारत में विश्व की 17% जनसंख्या निवास करती है, लेकिन ग्लोबली कार्बन इमिशन में हमारा योगदान 5% का। इसका मूल कारण हमारी लाइफ स्टाइल है, जो नेचर के साथ में हम रहते हैं। मतलब कि जो भौतिक संसाधन हैं, एसी, कूलर, फ्रिज, वाहन, इनका हम कम से कम यूज़ करते हैं। हम प्रकृति के साथ में रहते हैं, ऐसा नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, ये तो आप सभी मानेंगे कि एनर्जी एक्सेस सिर्फ अमीरों को प्रिवेल नहीं होना चाहिए, है ना। एनर्जी के मामले में ऐसा नहीं है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन्हीं के ऊपर एक अधिकार है। गरीब देश, गरीब परिवार भी एनर्जी पर बराबर हक है। इसके अलावा सरकार की तरफ से एलईडी बल्ब्स दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा चूल्हे वितरित किए गए हैं, गैस सिलेंडर गरीबों को दिए गए हैं, और इससे सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि भारत ने कई मिलियन टन कार्बन एमिशन को बचाया है। दूसरी बात, क्लाइमेट कमिटमेंट्स भी हमने करे थे के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारे परफॉर्मेंस से स्पष्ट हो गई। नॉन फॉसिल रिसोर्स से 40% ऊर्जा कैपेसिटी का लक्ष्य। ठीक है, मतलब कि ये तो 40% हमारी जो एनर्जी है वो कहाँ से आने वाली है, नॉन फॉसिल सोर्स से आने वाली है, ऐसा हमने कमिटमेंट किया था। और इसका लक्ष्य हमने समय से पहले 9 साल पहले ही प्राप्त कर लिया है। पेट्रोल में हम 10% एथनॉल ब्लेंडिंग मिला रहे हैं, ताकि पेट्रोल को हम कम से कम बाहर से मंगवा सकें। ठीक है, उसमें 10% भी यदि हम एथनॉल मिला देते हैं तो पेट्रोल की हमारी काफ़ी बचत हो जाती। दूसरी बात, किसान लोगों को अतिरिक्त आय होगी। गन्ना जो उत्पादक हैं, ठीक है, गन्ने का तो उत्पादन करेंगे ही, उसका जो अवशेष बच जाएगा उससे वो एथनॉल बना पाएंगे। एथनॉल बनाने के लिए उसको बेच सकते हैं। तो 10% ब्लेंडिंग वाला जो लक्ष्य था
उसको भी हमने समय से 5 महीने पहले ही पूरा कर लिए हैं। भारत में विश्व का पहला पूरी तरह से सोलर पावर संचालित एयरपोर्ट है। भारत का विशाल रेलवे सिस्टम इसी दशक में नेट जीरो होने वाला है। पिछली बार ग्लासगो में जो एक समिट आयोजन किया गया था, तो उसमें नरेंद्र मोदी के द्वारा लाइफ इनिशिएटिव, लाइफ मूवमेंट के बारे में बोला गया था। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है, नाम के मूवमेंट का इन्होंने आह्वान किया था। इसी साल विश्व पर्यावरण दिवस पर हमने लाइफ अभियान के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। इस अभियान का उद्देश्य था पर्यावरण के हिसाब से, उसके अनुकूलन के हिसाब से हमें लाइफ स्टाइल को बढ़ावा देना। इस मूवमेंट के अनुयायियों को हम PPP मतलब प्रो प्लानेट पीपुल बोल सकते हैं। हम सभी को अपने अपने देशों में PPP लोगों की संख्या बढ़ाना है। आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा योगदान होने वाला है। इसके अलावा भारत फोकस करता है वन वर्ल्ड वन हेल्थ का अप्रोच अपनाता है। इसके बाद एक छोटी सी न्यूज़ आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा नागालैंड में हनी टेस्टिंग लैब का शुभारंभ किया गया है। तो भारत सरकार चाहती है कि लोग पारंपरिक खेती से थोड़ा आगे हटें, ठीक है, थोड़ा आगे आएँ, शहद का उत्पादन करें, औषधि पौधों की खेती करें। इसके अलावा ऐसी फसलों का उत्पादन करें जो कि क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा प्रभावित ना हो सके, ठीक है। इसके अलावा पशुपालन करने के लिए भी भारत सरकार की तरफ से कहा जाता है, ताकि जब कभी किसानों की फसल यदि ख़राब होती है तो ये पशुओं को बेच करके उनके दूध से, उनके प्रोडक्ट से उनकी कमाई हो सके। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगोलिया से वापस लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष कपिलवस्तु से अवशेष इन्होंने प्राप्त किए हैं। भारत और मलेशिया के बीच में रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी बात यहाँ पर करी जाती है। उतनी कोई खास यहाँ पर डिसीजन तो लिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट यहाँ से निकल करके सामने आ रहे हैं। एक वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर मिडकॉम, ठीक है, मलेशिया भारत रक्षा सहयोग बैठक, जिसको इस बैठक को मिडकॉम नाम दिया गया है। तो दोनों ही नेताओं ने अभी जो मौजूदा मिडकॉम ढांचे के तहत वर्तमान रक्षा सहयोग गतिविधि और रक्षा तंत्र को और मजबूत बनाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया है। अगली जो बैठक है जुलाई 2022 में आयोजित होगी और रक्षा क्षेत्र में गहन भागीदारी के लिए इस मंच का यूज़ किया जाएगा। दूसरी बात, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन क्षेत्रों पर भी प्रकाश डाला जिसमें भारतीय रक्षा उद्योग मलेशिया की सहायता कर सकते हैं, ठीक है। मलेशियाई वरिष्ठ रक्षा मंत्री ने शांति मिशन का यहाँ उल्लेख किया गया है। शांति मिशन में महिला कर्मियों को शामिल करने की आवश्यकता जताई है और दोनों पक्ष इस मुद्दे पर एक दूसरे की सहायता करने पर तैयार हैं। मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR के संचालन के लिए क्षमता को उन्नत करने पर भी सहमति जताई गई है। द हिंदू की पहली खबर हम देखेंगे नेटो से रिलेटेड। शॉर्टकट में नेटो बोला जाता है और फुल फॉर्म देखें तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो 1949। ये इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं जिनके नाम यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। इटली, ग्रीस, स्पेन, टर्की, स्लोवानिया, नीदरलैंड और रोमानिया, USA, इसके अलावा नॉर्वे, पुर्तगाल, स्लोवानिया। आगे चलेंगे क्लियर हो जाएगा, पिक्चर यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1949 में। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इंडिया नेटो का मेंबर कंट्री नहीं है, ठीक है। नेटो इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। इसको हम कहते हैं वाशिंगटन ट्रीटी बिटवीन 30 कंट्रीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड। विश्व की पूरी 30 देश इसमें शामिल हैं। इसमें इंक्लूड है अमेरिका, कनाडा, सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। मेनली इसको गठित करने का एक ही रीज़न था रसिया को काउंटर करना, ठीक है, क्योंकि रसिया जो
एक पावर के रूप में उभर कर सामने आ रहा था, उसको कैसे करके काउंटर किया जाए, इसी के चलते चलते नाटो का गठन अमेरिका की तरफ से किया गया था। मेंबर्स के नाम यहाँ पर बताए जाते हैं, पोलैंड, हंगरी एंड द चेक रिपब्लिक ज्वाइन नेटो इन 1999। 1999 में 3 देशों ने नेटो को ज्वाइन किया था, पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक। इसके बाद 2004 में बुल्गारिया ने ज्वाइन कर लिया। 2004 में कौन कौन आए? बुल्गारिया, रोमेनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया एंड द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इन द फॉलोइंग ईयर्स इसके बाद अल्बानिया, क्रोएशिया, मोंटेनीग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया आल्सो बिकम मेंबर्स, ब्रिंगिंग नेटो मेंबरशिप टू 30 नेशंस। जब ये सब लोग आप मिल गए तब कुल मिलाकर के ये 30 देश बन गए थे। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव किस प्रकार का इसका? देखिए, ये जो ग्रुप है वो कमिटमेंट किया है किस बात को लेकर के? पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। जहाँ कहीं भी झगड़ा हो रहा है तो हमें पीसफुली ही डिस्प्यूट को ख़त्म करना है। इफ़ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल, यदि डिप्लोमेटिक से भी बात नहीं बन रही है तो फिर क्या काम करना है? मिलिट्री पावर इस्तेमाल करना है टू अंडरटेक क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशन। सबसे पहले तो डिप्लोमेटिक दो, हमारे यहाँ का डिप्लोमेट वहाँ का डिप्लोमेट आपस में बात करेगा, नहीं बात बन पा रही है तब जाके हम मिलिट्री का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नेटो में कहा गया है। पॉलिटिकल में किस प्रकार से ये हेल्प करने वाला है ये ग्रुप? तो ये प्रमोट करता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों में प्रजातंत्र हो, ठीक है। जो राजतंत्र है, राजा का शासन है या तानाशाही शासन है, सैनिक शासन है, मिलिट्री शासन है, उसको ख़त्म करने की बात नेटो के द्वारा कही जाती है। मतलब हमें डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है। इसके अलावा ये जो मेंबर हैं, टू कंसल्ट एंड कोऑपरेट ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इशू, डिफेंस सिक्योरिटी रिलेटेड जो इशू है मेंबर कंट्री आपस में कोऑपरेट करके चलेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा विश्वास को बनाए रखेंगे, इन द लॉन्ग रन प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। यदि लंबे समय से कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उससे कैसे करके निपटेंगे, ये बात बताई जाती। एक की प्रोविज़न किया गया है आर्टिकल 5 में, इसमें क्या बताया गया है? वन मेंबर ऑफ अलायंस इज अटैक्ड इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, इट इज़ टू बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल मेंबर। एक देश पर हमला मतलब सब देश पर हमला, आर्टिकल 5 इसका सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। न्यूज़ की तरफ चलें तो न्यूज़ में बताया जा रहा है नेटो जो रिस्पॉन्स फोर्स है 40,000 से 3 लाख ट्रूप्स करने वाला है। 40,000 सैनिक से 3 लाख सैनिक वो करने वाला है, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एसोसिएटेड प्रेस ब्रुसेल्स, नेटो इंक्रीज करेगा स्ट्रेंथ ऑफ इट्स रैपिड रिएक्शन फोर्स नियरली 8 फोल्ड, लगभग 8 गुना सैनिक में बढ़ोतरी कर रहा है। किसकी? रैपिड रिएक्शन फोर्स की। पहले कितनी थी? 40,000 थी, उसको ये 3 लाख ट्रूप्स कर रहा है एज पार्ट ऑफ इट्स रिस्पॉन्स टू एन एरा ऑफ स्ट्रेटजिक कंपटीशन। द मिलिट्री अलायंस सेक्रेटरी जनरल का कहना है मंडे के दिन। तो जो नेटो की रिएक्शन फोर्स है करेंटली उसमें 40,000 सोल्जर्स काम करते हैं, विच कैन डिप्लॉय क्विकली व्हेन नीडेड। तो ये किस टाइप के सैनिक हैं? वो सैनिक इस प्रकार के हैं जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ी तुरंत ये 40,000 सैनिक को हम वहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं। 40,000 से नेटो चाहता है कि अब ये जो सैनिक है हमारे 3 लाख हो जाएं। coupled with other measures including the deployment of forces to defend specific allies, ठीक है। यदि कहीं पर कोई एलाय बन रहा है उसको डिफेंड करने के लिए इनकी हम पोस्टिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो कदम हमने उठाए हैं, जेंस स्टोलनबर्ग का कहना है हमारी जो कलेक्टिव डिफेंस और डिटरेंस है हमारी आर्मी की हम ओवरहालिंग कर रहे हैं, उसको हम फिर से नया कर रहे हैं जब से कोल्ड वार हुआ है तब से यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा इस प्रकार की ओवरहालिंग इस बार देखने को मिली है।
अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान का एक स्कूल है सिकार, इसने टॉप किया है ग्रेडिंग इंडेक्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से स्कूलों की ग्रेडिंग की गई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कि कौन सा स्कूल का परफॉर्मेंस कैसा रहे, उसी में राजस्थान के स्कूल ने टॉप करा है। फिर भी बताया जाता है देयर आर 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी विच डू नॉट फिगर इन द टॉप कैटेगरीज। 12 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जो कि टॉप कैटेगरी में नहीं पहुंच पाए हैं। राजस्थान का सिकार टॉप परफॉर्मर रहा है, फॉलोड बाय झुंझुनू एंड जयपुर इन द यूनियन गवर्नमेंट्स इंडेक्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो सबसे पहले नंबर पे आया है सिकार, फिर आया है झुंझुनू, इसके बाद आया है जयपुर। तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक इंडेक्स जारी किया था जिसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है ये। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ये इंडेक्स किसके अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन परफॉर्मेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGID फॉर डिस्ट्रिक्ट, ये रिलीज़ किया गया है 2019 के लिए मंडे के दिन। इसने स्टडी किया था 83 इंडिकेटर को, ग्रुप्ड इन 6 कैटेगरी। इसको हमने 6 कैटेगरी में बांट दिया गया था। टोटल इंडिकेटर कितने थे? 83 थे। 83 को हमने फिर ऐसे करके 6 ग्रुप्स में बांट दिए थे। तो ये जो कैटेगरी है ना, वो आखिर है क्या? आउटकम्स, इफ़ेक्टिव क्लासरूम ट्रांजैक्शन कैसा रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी कैसी है, स्टूडेंट का इंटाइटलमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, कोई भी चीज़ें अवेलेबल उनको हो रही हैं नहीं हो रही हैं। दूसरी बात, स्कूल सेफ्टी की पोजीशन कैसी है, बच्चे को प्रोटेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, डिजिटल लर्निंग किस प्रकार से हो पा रही है, और उसका जो गवर्नेंस है वो प्रोसेस कैसी है। इस हिसाब से इनको नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनको उत्कर्ष की कैटेगरी में रखा गया। मतलब इन्होंने स्कोर कितना पाया है? 81 से 90%। 100% में से 81 से 90% 3 आए। झुंझुनू ने स्कोर किया है 236, 290 नंबर में से। ठीक है, इन लर्निंग आउटकम कैसा रहा झुंझुनू का? 290 में से 236 नंबर वो लेके आया। इसके अलावा सेकंड ग्रेड आता है अति उत्तम कैटेगरी का। राजस्थान इज सिग्निफिकेंटली अहेड ऑफ द सेकंड एंड थर्ड टॉप स्टेट विद 24 ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट इन दिस कैटेगरी। ठीक है, तो देखा जाए तो राजस्थान ने सेकंड एंड थर्ड टॉप स्टेट पोजीशन पाया है इसके 24 डिस्ट्रिक्ट को यदि देखा जाए तो। दूसरी बात, ये जो PGID इंडेक्स है ये ग्रेड प्रोवाइड करता है डिस्ट्रिक्ट्स को, किसमें? 10 ग्रेड में, विद द हाईएस्ट अचीवेबल ग्रेड। हाईएस्ट वाला कौन माना जाएगा? दक्ष माना जाएगा। दक्ष हम किसको बोलेंगे? ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो कि स्कोर कर रहे हैं 90% से ज़्यादा अंक ऑफ टोटल पॉइंट इन दैट कैटेगरी, या फिर ओवरऑल। या तो सभी में ले लें 90 नंबर, या फिर केवल एक कैटेगरी में 90 नंबर लेके आते हैं। उत्कर्ष की कैटेगरी इज़ फॉर डिस्ट्रिक्ट विद स्कोर बिटवीन 81 से 90%। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी इसमें बांटा गया है ना, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितने % वाला शामिल होता है। तो उत्कर्ष की कैटेगरी में कौन आएंगे? जिन्होंने नंबर लेके आए हैं 81 से लेकर के 90%। इसके बाद अति उत्तम आ जाता है 71 से 80%, उत्तम में 61 से 70%। इसके अलावा प्रचेष्टा फर्स्ट 51 से 60, प्रचेष्टा सेकंड 41 से 50%, और प्रचेष्टा थर्ड आता है 31 से लेकर के 40%। द लोएस्ट ग्रेड इन द PGID इज कॉल्ड आकांक्षी 3। यदि किसी ज़िले को सबसे कम नंबर मिला है तो उसको हम कहेंगे आकांक्षी 3, विच इज़ फॉर स्कोर अप टू 10% ऑफ द टोटल पॉइंट। मतलब यदि वो स्कोर करता है 10% तक
टोटल पॉइंट्स उसको यदि मिलते हैं तो वो सबसे लोएस्ट माना जाएगा। और भी कुछ अदर स्टेट्स हैं whose districts have performed best in the latest index released by the Ministry of Education on Monday are पंजाब with 14 डिस्ट्रिक्ट इन अति उत्तम ग्रेड। ठीक है, पंजाब के 14 जिले अति उत्तम ग्रेड में शामिल हुए हैं जिनको स्कोर मिला है 71 से 80% ऑन ए स्केल ऑफ 100। इसके बाद गुजरात और केरला जाते हैं, 13 जिले शामिल हैं इस कैटेगरी में। However, there are 12 state and union territories which do not have even a single district in अति उत्तम and उत्तम कैटेगरी। सबसे खराब बात यही बताई गई है कि 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो ऐसे हैं जो कि अति उत्तम और उत्तम कैटेगरी में एक भी इसके ज़िले शामिल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन इंक्लूड किए गए हैं? 7 of 8 स्टेट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है पहाड़ी वाला, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट उसके शामिल रहे। द रिपोर्ट ये बताती है कि सिंस नॉन ऑफ द स्टेट हैव डिस्ट्रिक्ट इन द टॉप कैटेगरी देयर वाज ए नीड फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट इन द ईयर टू कम। अभी भी इनको इम्प्रूवमेंट करने की हमको ज़रूरत है। ओवरऑल 8 ज़िले ऐसे हैं जो कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है उनके PGI इंडेक्स में बाय मोर देन 20% एंड 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है PGI स्कोर बाय मोर देन 10%। अगली न्यूज़ हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। वर्ल्ड बैंक पार्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं रोड एक्सीडेंट, रोड सेफ्टी को लेकर के। ठीक है, 4,37,396 रोड एक्सीडेंट के केस रिपोर्ट किए गए थे 2019 में। रोड एक्सीडेंट के जो केस हैं हमारी कंट्री में वो बढ़ गए हैं फ्रॉम 4,45,514 2018 में। ठीक है, पहले कितने थे? 4,37,396 थे। ये बढ़कर के कितने हो गए? 4,45,515 हो गए इन 2019। The fatalities in the road accident have increased by 1.3%। 2018 में कितने थे और 2019 में कितने हुए हैं? फैटिलिटी रेट मतलब कि मृत्यु दर कैसी रही है। एक बात यहाँ पर गड़बड़ ये हो गई कि 2018 और 2019 में देखें तो डेटा में कमी आई है। ठीक है, मतलब जो रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट हुए हैं उसमें कमी आई है। 2018 में ये थे कितने? 4,45,000। 2019 में 4,37,000 हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। वहीं मृत्यु दर की बात करें हम तो 2018 में कितने लोगों की डेथ हुई थी? 1,52,780। ये बढ़कर के 2019 में 1,54,000 हो गई। मतलब कि जो डेथ रेट है ना वो बढ़ा है, केसेस भले ही थोड़े से डिक्रीज़ हुए हैं। तो इन्हीं सब को देखते हुए विश्व बैंक चाहता है कि इंडिया की हम कुछ सहायता करें। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूवल दे दिया है $250 मिलियन लोन का, ताकि बूस्ट किया जा सके इंडिया के रोड सेफ्टी को। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूवल दे दिया है $250 मिलियन के लोन का सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रोड सेफ्टी प्रोग्राम के लिए फॉर 7 स्टेट। इसमें 7 राज्य शामिल हैं, एक फैक्ट ये बन जाता। अंडर विच ए सिंगल एक्सीडेंट रिपोर्टिंग नंबर विल बी सेट अप टू बेटर मैनेज पोस्ट क्रैश इवेंट। एक सिंगल भी यदि एक्सीडेंट हो रहा है तो उसको भी हमको मैनेज करना है बेटर तरीके से। इंडिया स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर रोड सेफ्टी, ठीक है, इसको फाइनेंस किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये इम्प्लीमेंटेड किया जाएगा कौन कौन से स्टेट में? आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। 250 मिलियन का जो ये राशि है, ठीक है, ये लोन स्प्रेड हम कर रहे हैं 7 स्टेट में। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हैज़ ए मैच्योरिटी ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, 18 ईयर्स की मैच्योरिटी दी गई है। इसमें ग्रेस पीरियड रखा गया है 5.5 साल का, मतलब कि छूट आप समझ लीजिए, और ज़्यादा एक्सटेंड कर दें। इसके अलावा यहाँ पर नेशनल
क्रैश डाटाबेस सिस्टम की बात करी जाती है। क्रैश डाटाबेस सिस्टम, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमें इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना है नेशनल हार्मोनाइज्ड, नेशनल लेवल का, ठीक है, यहाँ जो हार्मोनाइज वर्ड यूज़ किया गया उसका मतलब होता है संगत। क्रैश डाटाबेस सिस्टम इन ऑर्डर टू एनालाइज एक्सीडेंट एंड यूज़ दैट कंस्ट्रक्ट बेटर एंड सेफर रोड। हमारे पास रोड एक्सीडेंट का डाटा होना चाहिए, कहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, उस हिसाब से हम रोड का निर्माण करें। दूसरी बात, द प्रोजेक्ट विल आल्सो प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू स्टेट। कुछ स्टेट को इसमें इंसेंटिव देने की बात करी जा रही है ताकि लिवरेज किया जा सके प्राइवेट फंडिंग थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कंसेशंस एंड पायलट इनिशिएटिव्स। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के संबंध को बताते हुए एक न्यूज़ आई है। इंडिया ने स्टार्ट करा था नेगोशिएशन का के लिए फ्री ट्रेड फैक्ट के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ 2007 में, लेकिन जो बातचीत थी वो रुक गई थी 2013 में एस बोथ साइड्स फेल टू रीच एन एग्रीमेंट ऑन की इशू। यूरोपियन यूनियन और इंडिया की तरफ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नेगोशिएशंस चालू हो सकती है। पहली जो खबर थी फ्रंट पेज की द हिंदू की, वो गिग वर्कर से रिलेटेड थी, ठीक है। तो गिग वर्कर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जिसको एम्प्लॉयड किया जाता है ट्रांजैक्शनली ऑन ए टाइम, ठीक है, और टास्क बेस्ड मैनर में। जब तक हमें ज़रूरत है तब तक हम आपको रखेंगे, उसके बाद हम आपको हटा सकते हैं। हैविंग द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज़ देयर आवर्स ऑफ वर्क, लेकिन उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप अपने काम के घंटे को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर 15 मिलियन फ्रीलांस वर्कर अक्रॉस वेरियस सेक्टर में बताए जाते हैं। ये इंडिया का डाटा है। 90 मिलियन जॉब्स कुड पोटेंशियली द एडेड बाय द गिग इकोनॉमी इन द नियर फ्यूचर। इसमें फ्रीलांसर्स भी आ जाते हैं। दूसरी बात, इंडिया की जो गिग इकोनॉमी है उसमें ऊबर एंड ओला पर्सनल ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आ गए। दूसरी बात, स्विगी, जोमेटो डिलीवरी, इसके अलावा डुंजो डिलीवरी वाले सेक्टर में काम करने वाले लोग, ठीक है। पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करती है जैसे कि अर्बन कंपनी, हाउस जॉय अर्बन कंपनी, जैसे बाल काटते हैं, आप घर बैठे बाल काटती है, और भी जो साफ़ सफाई करने वाली है। फ्लेक्सिंगल्ट एंड अपवर्क, हाई स्किल्ड एंड प्रोफेशनल टास्क फोर्स। तो ये सब लोग जो है गिग वर्कर की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। न्यूज़ में बताया जाता है कि इंडिया में जो गिग वर्कर्स हैं, हमारे पास जो गिग वर्कर्स का वर्कफोर्स है वो रीच हो जाएगा 2.35 करोड़ 2030 तक। सोशल सिक्योरिटी, वर्क एक्सीडेंट इंश्योरेंस अमंग नीति आयोग रिकमेंडेशन। नीति आयोग भी अब इनके लिए कुछ कदम उठाने की बात करता है, जैसे कि इनको सोशल सिक्योरिटी दी जाए। दूसरी बात, यदि एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस इसका होना चाहिए। ऐसे कुछ रिकमेंडेशन नीति आयोग की तरफ से दिए गए हैं। केंद्र सरकार का पॉलिसी थिंक टैंक है नीति आयोग, ठीक है। पहले चलता था योजना आयोग, योजना आयोग को बाद में नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। वो ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि योजना आयोग में केंद्र सरकार योजना बनाती थी, ठीक है, और उसको राज्य सरकारों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता था, ठीक। उस हिसाब से उनको पैसा भी दिया जाता था। जब नीति आयोग आया तो नीति बनाने, योजना बनाने के लिए केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट भी बैठते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर राज्य सरकारें इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करती हैं। मेन अंतर यही था, इसमें डिसेंट्रलाइज किया गया था योजना आयोग को। नीति आयोग ने रिकमेंड किया है स्टेप टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी। इसमें जैसे कि पेड लीव होना चाहिए, छुट्टी आप मार रहे हो तो आपको छुट्टी के दिन का भी पैसा मिले। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। यदि कोई रोग से आपकी डेथ हो जाती है या फिर एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस आपका होना चाहिए। सपोर्ट ड्यूरिंग इरेगुलरिटी ऑफ वर्क, मतलब कि जैसे
15 दिन काम चला, 6 महीने काम चला, फिर बंद रहा, उस टाइम में भी आपको इन वर्कर को सपोर्ट देना ज़रूरी है। इसके अलावा पेंशंस का प्लान फॉर द कंट्रीज गिग वर्कफोर्स विच इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो 2.35 करोड़ बाई 2029-30। 2020-21 में गिग वर्कर्स का डाटा बताया गया 77 लाख 2020-21 में इतने थे। इंडिया की तरफ से ये रिक्वायर है कि हमें एक फ्रेमवर्क बनाना ताकि बैलेंस किया जा सके फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर्ड बाय द प्लेटफॉर्म वाइल आल्सो इंश्योरिंग सोशल सिक्योरिटी ऑफ वर्कर। तो इनको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी तो ज़रूर मिली है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी इनको देना ज़रूरी है। नीति आयोग की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वर्तमान समय में 47% ऑफ गिग वर्क इज़ इन मीडियम स्किल्ड जॉब। ठीक है, तो 47% जो काम हो रहा है वो मीडियम स्किल्ड वाले जॉब के अंतर्गत आ रहा। 22% हाई स्किल्ड में चला गया है और 31% गया है लो स्किल्ड जॉब्स में। एंड द ट्रेंड शोज द कंसंट्रेशन ऑफ वर्कर इन मीडियम स्किल्ड जॉब इज़ डिक्लाइनिंग। ठीक है, इसका मतलब ये है यदि कोई मीडियम स्किल वाला व्यक्ति है, जॉब खोज रहा है, तो उसको काम ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस प्रकार का जो कंसंट्रेशन है वो कम होते जा रहा है। और जो लो स्किल्ड और हाई स्किल्ड है ना, वो इंक्रीज़ होते जा रहा है। 2029-30 तक गिग वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म 6.7% ऑफ द नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स। नॉन एग्रीकल्चर जो लेबर होते हैं उसका 6% हिस्सा तो ये गिग वर्कर्स ही हो जाएंगे, या फिर 4.1% ऑफ द टोटल लाइवलीहुड वर्कफोर्स इन इंडिया। जितनी भी जो हमारे यहाँ वर्कफोर्स रहेगा इंडिया का, उसका तो 4% हिस्सा ये गिग वर्कर्स ही होने वाले हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बेरोज़गारी चल रही है, काम की कमी जा रही है, उस हिसाब से इनकी जो संख्या वो तेज़ी के साथ में बढ़ती जाएगी।